जियोपोलाइस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे लक्ष्मीकांत की बुक का, जो है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संविधान संविधान लोगों को क्या देना चाहता है, किस उद्देश्य के लिए संविधान की रचना हुई है, ये सभी चीजें आज की क्लास में आप पढ़ेंगे। दर्शन का मतलब होता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को किस लिए बनाया गया है, किस तरह के देश की रचना करना चाहते हैं, हम अपने लोगों को क्या देना चाहते हैं, ये सारी चीजें हमको इस संविधान के दर्शन से पता चलती है। और संविधान का दर्शन हर एक, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल होता है, प्रस्तावना होती है, उस प्रस्तावना में ही संविधान की दर्शन का वर्णन किया जाता है। तो हमको अपनी भी संविधान की प्रस्तावना को देखना चाहिए। देखिए आपके सामने है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये है पूरा हमारी प्रीएम्बल का पाठ। ये पाठ सबको याद होना चाहिए। जब भी उद्देशिका का यूज आपके एग्जाम में बहुत तरीकों से हो सकता है। पहला तो प्रीलिम्स में शब्दों को पूछ सकता है कि इनका अरेंजमेंट कैसे है, कौन सा शब्द पहले है, कौन सा शब्द बाद में है, कौन कौन से शब्द इसमें बाद में जोड़े गए, कब इसमें संशोधन हुआ, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपको क्वेश्चन लिखने को आ सकता है ऐसे में कि भारतीय गणतंत्र का लक्ष्य क्या है, हमारे देश का उद्देश्य क्या है, हमारी संवैधानिक नैतिकताओं में कौन कौन सी चीजें शामिल है। इन सब में हमको इन्हीं चीजों को बताना है। किसी भी संविधान की उद्देशिका में वो उद्देश्य लिखे होते हैं जिसके लिए उस संविधान की रचना की जाती है, कैसा देश हम बना रहे हैं, लोगों को क्या हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आप देखिए, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी भारत कैसा देश है ये इससे पता चलेगा। कितने लोगों को क्या देना चाहते हैं, यानी हम अपने लोगों को न्याय देना चाहते हैं, स्वतंत्रता देना चाहते हैं, समता देना चाहते हैं और बंधुता सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये चार चीजें हैं। अब एक एक करके एक एक शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्या दिया जाता है इसमें। सबसे पहली चीज है कि हमको संविधान की उद्देशिका से पता चलती है कि भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। यानी भारत में अगर भारत राज्य की स्थापना की गई है, एक संघीय व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद अपनाई गई है, तो हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। तो पहली चीज हमको पता चलती है कि हम एक प्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहते हैं, यानी कि हमारे ऊपर किसी का जोर नहीं होगा, हम अपना फैसला खुद करेंगे, यानी हमारे अंदर संप्रभुता है। इसकी घोषणा हमारा संविधान की उद्देशिका करती है। दूसरी चीज, हम अपने देश को एक समाजवादी देश बनाना चाहते हैं और हमारा समाजवाद किसी दूसरे देश के समाजवाद से कैसे अलग है ये भी हम अभी देखेंगे। हमारा देश पंथ निरपेक्ष होगा, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और इसमें क्या क्या चीजें जाननी है ये भी हम आज पढ़ेंगे। हमारा देश लोकतांत्रिक देश होगा, यानी हमारी शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चलेगी। और अगली चीज कि हम एक गणराज्य की स्थापना कर रहे हैं। अब रिपब्लिक या गणराज्य क्या होता है ये भी आज हम पढ़ेंगे।
यानी कि हमारे राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य हैं। ठीक है, अगली चीज जो पता चलती है इससे, वो पता चलती है कि संविधान अपने नागरिकों में क्या सुनिश्चित करना चाहता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने नागरिकों को प्रोवाइड करना चाहता है। तो सबसे पहले हम प्रोवाइड करना चाहते हैं न्याय या जस्टिस, और जस्टिस कैसा प्रोवाइड करना चाहते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी तीन तरह का न्याय हमारा संविधान अपने लोगों को देना चाहता है। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना चाहते हैं। स्वतंत्रता कितनी तरह की देना चाहता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कितनी तरह की स्वतंत्रता देना चाहते हैं हम, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना चाहता है हमारा संविधान। समता किस चीज की, प्रतिष्ठा और अवसर की। यानी कि हमारे देश में हर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो है एक जैसी होगी, हर एक व्यक्ति का स्टेटस एक जैसा होगा और सबको समानता का अवसर दिया जाएगा, ये हमारा संविधान करना चाहता है। और अगली चीज, बंधुता हम बढ़ाना चाहते हैं, और ये बंधुता किस तरह की होगी, ये बंधुता की होगी व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। यानी ऐसी बंधुता हम अपने लोग, देश के लोगों में लाना चाहते हैं जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सके। यानी हम अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देना चाहते हैं, प्रतिष्ठा, अवसर की समता देना चाहते हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता देना चाहते हैं। तो किसी भी देश की उद्देशिका से हमें क्या पता चलता है कि उस देश की प्रकृति कैसी है, कैसा देश है वो, किस तरह का राष्ट्र है, और अपने नागरिकों को हम क्या देना चाहते हैं, ये पता चलता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंस है, इसको देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। हालांकि प्रस्तावना को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, किंतु लिखित संविधान की प्रस्तावना में वे उद्देश्य लेखबद्ध किए जाते हैं जिनकी स्थापना के लिए संविधान की रचना होती है। जहां संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है, वहां प्रस्तावना संविधान की विधिक व्याख्या में भी सहायता करती है। इसका मतलब है कि पहली चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि उद्देश्य लिखे होंगे इसमें कि किस लिए इस संविधान की रचना की गई है, यानी हमारे देश की प्रकृति कैसी है और हम अपने लोगों को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये इसमें लिखा होगा। दूसरी चीज, संविधान की भाषा में अगर कोई संदिग्धता है, एक लाइन के दो तरह के अर्थ निकल रहे हैं, तो उसकी व्याख्या करने में हम उद्देशिका की सहायता ले सकते हैं। यही इंपॉर्टेंस सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बताया था। इन दोनों को आप रखिएगा याद। संविधान की भाषा में जहां संदिग्धता होगी वहां संविधान प्रस्तावना की विधिक व्याख्या करने में सहायता करता है। यह है इंपॉर्टेंस। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जिन शब्दों का उपयोग किया गया, इनका अर्थ क्या है, एक एक करके। सबसे पहले हमारे संविधान की उद्देशिका शुरू होती है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित कर। आप लोगों को याद होगा जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे, इसमें हमने आपको बताया कि जो 1950 का संविधान है जो हमारे ऊपर लागू हुआ है, और उसके पहले के जितने दस्तावेज थे वो इसी मामले में अलग है कि इस संविधान को हमने अपने ऊपर बनाया है, अपने बनाया और अपने ऊपर लागू किया है। जबकि 1935, 1919, 1909 उसके पहले के जितने भी अधिनियम थे वो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए थे। यानी इससे हमको ये पता चलता है कि इस संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है। इस संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है, और
अंतिम प्राधिकार। प्राधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। यानी ये संविधान अथॉरिटी अपनी कहां से प्राप्त करता है? भारत के लोगों से प्राप्त करता है। भारत के लोगों ने इस संविधान का निर्माण किया है। इस संविधान को सारे अधिकार किससे मिलते हैं? भारत के लोगों से मिलते हैं। इसीलिए सबसे सर्वोच्च स्थान पर यह संविधान किसको रखता है? भारत के लोगों को रखता है। भारत के लोगों ने इस संविधान को बनाया, इस संविधान को अंगीकृत किया, अधिमेत किया, आत्मार्पित किया, यानी खुद ही बनाया और अपने ऊपर लागू किया। ये हमको इस शब्द से पता चलता है। अगली चीज क्या दी हुई है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं। संप्रभुता का अर्थ होता है किसी विदेशी शक्ति के अधीन न होना। किसी विदेशी शक्ति के अधीन न होना यानी अपने लिए अपने देश के लिए बिना किसी बाहरी दबाव के विधि निर्माण करना, तथा उन विधियों को लागू करना। यानी कि भारत के लोग किसी भी विदेशी शक्ति के दबाव में नहीं है। अब ये एक स्वतंत्र देश है, संप्रभुता इस देश के पास है। ये अपने लिए कोई भी कानून बना सकती है। हमारा लेजिस्लेचर हमारे लिए कोई भी कानून बना सकता है, उसको हमारे ऊपर लागू कर सकता है। उसको किसी बाहरी शक्ति के अधीन होने की जरूरत नहीं है। और संप्रभुता, आपने अभी पहले वाली स्लाइड में हमने बताया कि संप्रभुता यानी अंतिम प्राधिकार किसके अंदर है? भारत के लोगों के अंदर, के लोगों के अंदर। इसी क्लास में जब हम आपको बता रहे थे संप्रभुता के प्रकार, तो यही जिस देश में संप्रभुता लोगों के अंदर मानी जाती है, इसी को कहा जाता है लोकप्रिय संप्रभुता। तो भारत का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। अंतिम प्राधिकार भारत के लोगों के पास है और भारत किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। अपने हिसाब से अपने लिए कानून बना सकता है और उसको देश के ऊपर लागू कर सकता है। ठीक है, अगला शब्द देखिए क्या है। अगला शब्द है समाजवाद। भारतीय राज व्यवस्था का लक्ष्य समाजवाद। इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द सम्मिलित करके सुनिश्चित किया गया। जब हमारा ओरिजिनल प्रीएम्बल बना था तो उसमें कुछ शब्द नहीं थे। कौन कौन से शब्द नहीं थे? संशोधन कब हुआ, इस पे नजर डालते हैं। 42वें संशोधन में पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, अगला शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। दो शब्द जो है जोड़े गए। इसके अलावा और अखंडता, ये शब्द जोड़ा गया। 42वें संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वें संशोधन में जब समाजवादी लक्ष्य जोड़ा गया तो इस समाजवाद को भी समझने की जरूरत है कि आखिर हमारे देश का समाजवाद दूसरे देशों से कैसे अलग है। सबसे पहली चीज जो जाननी है वो ये है कि भारतीय समाजवाद समाजवाद का वह ढांचा नहीं है जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का आधिपत्य होता है।
सरकार का नियंत्रण होता है तथा निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाता है। जो समाजवादी व्यवस्था है, इसको लेके एक रूढ़ धारणा जो बनी हुई है वो ये है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का या सार्वजनिक नियंत्रण होता है और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है। लेकिन भारतीय समाजवाद वह ढांचा नहीं है। हमारा समाजवाद इस तरह का नहीं है जहां पे निजी संपत्ति का उत्पादन कर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने इस बारे में बताया। इंदिरा गांधी का एक स्टेटमेंट है, आप लोगों को पता है कि समाजवादी शब्द कब से जोड़ा गया? 42वें संशोधन से जोड़ा गया। और 42वें संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थी? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। तो इन्होंने इस कंफ्यूजन को दूर किया कि हमारा जो समाजवाद है वो अपनी तरह का है। इन्होंने कहा कि हमारे समाजवाद का, हमारा समाजवाद का अपना ब्रांड है, जो पुराने समाजवादी सिस्टम से अलग है। केवल राष्ट्रीयकरण करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम वही राष्ट्रीयकरण करेंगे जहां आवश्यक होगा। इंदिरा गांधी ने इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर दिया। जब समाजवादी शब्द जोड़ा गया तो उस समय लगा कि धीरे धीरे सरकार का झुकाव जो है निजी संपत्तियों के उन्मूलन की तरफ है और ज्यादातर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, उत्पादन के साधन, उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको कंफ्यूजन को दूर किया। उन्होंने कहा कि हमारा समाजवाद का अपना ब्रांड है, केवल राष्ट्रीयकरण करना, सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे सरकार का हक हो जाना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयकरण वहीं करने का विचार है जहां पे हम आवश्यक समझेंगे, यानी कि जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। केवल राष्ट्रीयकरण करना हमारा वो नहीं है। हमारे समाजवाद का उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना तथा हर प्रकार की असमानता का खात्मा। इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारा समाजवाद केवल राष्ट्रीयकरण पर आधारित नहीं है। हमारे समाजवाद का लक्ष्य है एक समतामूलक समाज की स्थापना करना और हर तरह की असमानता को खत्म करना। यह असमानता सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी होती है। हर तरह की असमानता को अलग करना हमारा वो है। और इस लक्ष्य के द्वारा हम प्राप्त क्या करेंगे? इस लक्ष्य द्वारा हम प्राप्त करेंगे व्यक्तियों का उच्च जीवन स्तर। क्लियर हो रही है इतनी बात? यानी कि हमारा जो समाजवाद है वो डिफरेंट है दूसरों से। जहां आवश्यक है हम वही राष्ट्रीयकरण करेंगे। इसके अलावा हमारे का लक्ष्य क्या है? समाजवाद का लक्ष्य है समतामूलक समाज की स्थापना और हर प्रकार की असमानता का खात्मा। और इससे होगा क्या? अल्टीमेट लक्ष्य है व्यक्तियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, उनको अधिक से अधिक प्रॉस्पेरिटी प्रदान करना। ठीक है, यानी कि समाजवाद की जो रूढ़ परिभाषा है उसको हमने नहीं अपनाया है। समाजवाद शब्द का उपयोग जरूर किया है, लेकिन उसके अर्थ में अपने हिसाब से परिवर्तन कर लिया है। ठीक है, अगला शब्द देखिए। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, क्या बोलते हैं इसको? सेकुलर। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, इसको भी समझना है। और इससे पहले हमको ये जानना है कि आखिर जब
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब भी ये क्लियर था कि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष, ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी उद्देशिका में इस शब्द को नहीं रखा गया। इसका रीजन ये था कि उस समय पश्चिम में सेकुलरिज्म का जो अर्थ लिया जाता था, जो पंथ निरपेक्षता का मतलब था, उस अर्थ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कन्विंस नहीं थे। उनका कॉन्सेप्ट दूसरा था और हमारा कॉन्सेप्ट दूसरा था। यानी कि पश्चिम की जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है और भारत की जो अवधारणा है, दोनों में अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए एक ग्राफ बनाइए आप लोग, ऐसे 3 ध्रुव इसमें होंगे और तीनों ध्रुवों के आपसी संबंध से ही सेकुलरिज्म के अंतर को हम समझेंगे, भारत की और पश्चिमी। सबसे ऊपर अगर हम रखते हैं व्यक्ति को, यानी कि इंडिविजुअल, अगला सिरा रखते हैं राज्य को या स्टेट को, और यहां पे रखते हैं हम धर्म को या रिलीजन को। व्यक्ति, रिलीजन और राज्य, इनके संबंधों से ही दोनों परिभाषाएं बनती हैं। इस बारे में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जब भी अगर कोई सेकुलर देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, तो व्यक्ति और स्टेट के बीच में अगर रिलेशन बन रहा है तो इसमें जो धर्म का रोल होगा, धर्म का रोल शून्य होगा। क्लियर है इतनी बात? यानी कि एक व्यक्ति अगर राज्य से किसी चीज को लेकर संबंधित होता है, जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी स्कूल में जाता है, इनकम टैक्स लगता है हर एक व्यक्ति पर, यानी कि राज्य व्यक्ति से उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करेगा। इसी के साथ अगर व्यक्ति का संबंध बन रहा है धर्म से, यानी कि कोई व्यक्ति कौन सा धर्म अपनाना चाहता है, अपनी इच्छा का धर्म मानने की इच्छा है, वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है, इस तरह का जो भी निर्णय हो, यानी व्यक्ति किस पैगंबर की पूजा करना चाहता है, किस भगवान की पूजा करना चाहता है, इससे राज्य का कोई लेना देना नहीं। क्लियर है इतनी बात? यानी व्यक्ति से स्टेट का संबंध बनेगा तो धर्म का उसमें कोई रोल नहीं होगा, व्यक्ति से धर्म का संबंध बनेगा तो उसमें राज्य का कोई लेन देन नहीं होगा। यानी कि राज्य का जो काम है वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के संबंधों से, व्यक्ति और भगवान के बीच जो संबंध बन रहे हैं उससे राज्य का कोई लेना देना नहीं। यहां तक भारत की जो व्यवस्था है पंथ निरपेक्षता है और पश्चिम की जो धर्मनिरपेक्षता है बिल्कुल एक जैसी है। जैसे ही बात शुरू होती है धर्म और राज्य के आपसी संबंधों की, यहां पर डिफरेंस पैदा हो जाता है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और दूसरे ध्रुव पर आ जाती है भारतीय धर्म। इसको कहते हैं नकारात्मक अवधारणा और इसको कहते हैं, भारतीय पंथ निरपेक्ष होते हैं इन दोनों का जो अंतर है इसी को समझना है। जो पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता होती है वो इस चीज पे बिल्कुल क्लियर होती है। इसके क्या लक्षण है? पहला, धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव। मतलब क्या हुआ कि धर्म के मामले से राज्य का कुछ लेना देना नहीं है, राज्य के मामले से धर्म का कुछ लेना देना नहीं है। यानी किसी भी धार्मिक मामले में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी भी राज्य के मामले में कोई धर्म हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे जाइए।
सकारात्मक अवधारणा जो भारत की है, भारतीय धारणा में ये कहा जाता है कि धर्म, राज्य सभी धर्मों से समान दूरी रखेगा, समान दूरी रखेगा। राज्य सभी धर्मों को एक समान समर्थन देगा, सभी से समान दूरी, सभी का एक समान समर्थन, और राज्य धर्म से सैद्धांतिक दूरी बना के रखेगा। दूरी बना कर रखेगा। अब ये जो प्रिंसिपल डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। प्रिंसिपल डिस्टेंस का मतलब होता है, सैद्धांतिक दूरी का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि धार्मिक मामलों में राज्य सामान्यतः कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सामान्यतः कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु यदि संवैधानिक नैतिकता के रास्ते में धार्मिक प्रथाएं आएंगी, तो राज्य हस्तक्षेप करेगा। पूरे मामले को ठीक से समझिए। व्यक्ति, धर्म और राज्य। व्यक्ति का धर्म से क्या संबंध बन रहा है, इससे राज्य का कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति का राज्य से क्या संबंध बन रहा है, उससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म के आधार पर राज्य व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करेगा। पश्चिम में यह माना जाता है कि राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग होना चाहिए, यानी किसी धार्मिक मामले में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य के मामले में, राजनीति के मामले में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय धारणा जो सकारात्मक धारणा है, उसमें यह है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर रखेगा, राज्य सभी धर्मों को समान समर्थन देगा, ठीक है, यानी कि एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखेगा। धार्मिक मामलों में राज्य समानता कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु यदि संवैधानिक नैतिकता के रास्ते में धार्मिक प्रथाएं आएंगी तो राज्य हस्तक्षेप करेगा, यानी कि धर्म में सुधार के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी कि हमारे देश में संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जो है उच्चतर स्थान दिया जाएगा। अगर कोई प्रथा है, जैसे मान लीजिए किसी धर्म में छुआछूत के बारे में है कि छुआछूत को मान्यता मिली हुई है धार्मिक प्रथा के आधार पर, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि छुआछूत नहीं की जाएगी, अस्पृश्यता जो है पनिशेबल है, तो हम उस धार्मिक प्रथा को बदलेंगे। हमारे संविधान में अगर ये कहा गया है कि किसी के प्रति भी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा,
और अगर कोई ऐसा मंदिर है जहां पर महिलाओं को जाने से रोका जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो हमारे राज्य यानी हमारी कोर्ट, हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो उस भेदभाव को खत्म करे। यानी हमारे देश में संविधान जो है सर्वोच्च होगा, संविधान को पहले लागू किया जाएगा, उसके अंदर रहते हुए ही धर्म की प्रथाओं का पालन किया जाएगा। यानी धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार के लिए धर्म की प्रथाओं में, उसकी रिचुअल्स में हस्तक्षेप किया जाएगा और धर्म सुधार को संविधान के हिसाब से बनाया जाएगा। संविधान की नैतिकता, संविधान के मूल्यों को लागू करने के लिए किसी भी धर्म में कोई भी सुधार किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इन दोनों में अंतर यही है। और अगर कोई राज्य पंथ निरपेक्ष है, इसका मतलब है कि उसका कोई राजधर्म नहीं होगा। कोई भी ऐसा, जैसे इस्लामिक देश बहुत सारे हैं, जैसे इजराइल है, वहां पे यहूदी राजधर्म है, पाकिस्तान है, वहाँ इस्लाम राजधर्म है, ईरान है, वहाँ इस्लाम राजधर्म है, लेकिन भारत का कोई राजधर्म नहीं है। सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, सबके साथ एक जैसी दूरी बना के रखी जाती है। ठीक है, अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है लोकतंत्र। ये एक बहुत ही लोकप्रिय शब्द है। आपको पता ही है कि पूरी आज के समय की सबसे आधुनिक और सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। यानी हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, कितना शासन करेगा, कैसे शासन करेगा, ये लोग ही डिसाइड करेंगे, हम और आप ही मिलकर ये डिसाइड करेंगे। और लोकतंत्र के रूप में जो मॉडल हमारे संविधान ने दिया है वो है प्रातिनिधिक लोकतंत्र। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, जैसे हम संसद सदस्य चुनेंगे, विधानसभा के सदस्य चुनेंगे राज्य में, और ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं ये ही मिलकर हम पर शासन करें। यानी हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, कितना शासन करेगा, कैसे शासन करेगा, ये सब कुछ डिसाइड हमारे वोट से होगा। और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वही ये डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे बड़ी पोस्ट पे जाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस तरह से शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। इसका फैसला जब आम लोग करते हैं, हम और आप करते हैं, इसी सिस्टम को बोलते हैं लोकतंत्र। यानी कि राजनीति स्तर पे हमने लोकतंत्र को अपनाया और हमारा लोकतंत्र कैसा है? प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। ठीक है, अगली चीज गणतंत्र यानी रिपब्लिक। लोकतंत्र भी दो तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो वंशानुगत है, यानी राजा वहां पर होता है और राजा की पदवी अभी बनी है। यानी इंग्लैंड का कोई भी नागरिक राजा बनने के लिए जो है उसको सुविधा नहीं है। वो प्रधानमंत्री बन सकता है लेकिन किंग नहीं बन सकता है। जबकि भारत में क्या है? ऐसा देश जहां देश का सर्वोच्च पद देश के सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति हो तथा सर्वोच्च पद सहित सभी पद सभी नागरिकों के लिए, सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले हों, उसको बोलते हैं रिपब्लिक या गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब हुआ कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, उसको भारत के लोग, यहाँ की जनता मिलकर चुनेगी और उस पोस्ट पर या हमारे देश के किसी भी पोस्ट पर किसी भी नागरिक को पहुंचने से रोका ना जाए। भारत में क्या है?
हमारे राष्ट्रपति हमारे जो है सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, और उस पोस्ट पर भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़के सफलता प्राप्त करके पहुंच सकता है। किसी भी तरह से जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। यानी सारे पद सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं, सर्वोच्च पद भी इसमें शामिल है, और हमारा जो सुप्रीम लीडर है वो भी जो है निर्वाचित है, किसी वंशानुगत आधार पर उसका चुनाव नहीं होता है। जब ऐसी व्यवस्था होती है तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक या गणतंत्र। यानी भारत कैसा देश है? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। क्लियर? अब हम लोग आएंगे कि हमारा संविधान हमारे लोगों को क्या क्या देना चाहता है। सबसे पहले वो देना चाहता है न्याय या जस्टिस। जस्टिस का क्या अर्थ है? न्यायपूर्ण व्यवहार या न्यायपूर्ण उपचार। प्रस्तावना न्याय की व्यापक अवधारणा देती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी हमारा जो उद्देशिका है उसमें किस तरह के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है भेदभाव से मुक्ति। यानी कि समाज में किसी भी तरह से जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है आय और संपत्ति में कमी। यानी कि आर्थिक न्याय का मतलब है आय और संपत्ति की असमानता में उत्तरोत्तर कमी हो और इसकी समाप्ति। और इससे भी बढ़कर क्या है? सभी के लिए सभ्य जीवन स्तर की। आर्थिक न्याय का हमारे यहाँ क्या अर्थ है कि आय और संपत्ति की स्थापना की असमानता में कमी और इसकी इवेंचुअल समाप्ति, सभी के लिए सब जीवन स्तर की स्थापना, यानी हर व्यक्ति गरिमा के साथ जी सके, इसकी स्थापना। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी को समान राजनीतिक अवसर। सभी को समान राजनीतिक अवसर। इसके अलावा एक व्यक्ति एक वोट, सरकार तक सबकी समान पहुंच। यानी हर व्यक्ति सरकार तक एक समान ढंग से पहुंच जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और एक व्यक्ति का एक ही वोट हो और उसकी वैल्यू भी एक ही हो। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के वोट की वैल्यू ज्यादा हो, किसी व्यक्ति के वोट की वैल्यू कम हो। इसी को बोलते हैं राजनीतिक न्याय। यानी राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीति में सबको भाग लेने का अवसर दिया जा रहा है, एक व्यक्ति का एक वोट ही है और एक ही उसकी वैल्यू है। इसके अलावा हर एक पोस्ट जो है हर एक नागरिक के लिए खुली है, ये हमने गणतंत्र में बता दिया। तो ये तीनों तरह का न्याय हमारी उद्देशिका जो है अपने लोगों को देना चाहती है। अगली चीज क्या है? अगली है स्वतंत्रता। जब स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सके ऐसी परिस्थितियों का निर्माण। यानी जो अपने जीवन में जो भी बन सकता है बेहतर से बेहतर, वो बनने की छूट देना। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है बाधाओं का अभाव। यानी किसी भी तरह का हर्डल ना होना, किसी भी तरह की बाधा ना होना। यानी कि हम जो करना चाहें वो करने के लिए स्वतंत्र हो, इसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण किया जाए। यानी अगर कोई व्यक्ति
पढ़ना चाहता है और उसके पास संसाधन नहीं है पढ़ने के, तो उसको पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था की जाए, उसको किताबों की व्यवस्था की जाए, यानी हर एक सुविधा हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना और उसका डेवलपमेंट करना, इसको बोलते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। हमारे यहाँ स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा को अपना सकता है, अपनी जो विचारधारा है उसका प्रचार कर सकता है, उसको कम्युनिकेट कर सकता है किसी के साथ ही, वो किसी भी चीज पर विश्वास कर सकता है, किसी भी आस्था किसी के ऊपर रख सकता है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे अधार्मिक हो, किसी भी धर्म को अपना सकता है, अपनी कोई भी उपासना की पद्धति चुन सकता है। इन सब तरह की स्वतंत्रता हमारे प्रियम्बिल में दी हुई है और इसी को सिक्योर करना हमारे संविधान का लक्ष्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है समानता। प्रस्तावना में स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है, यानी कि हर एक व्यक्ति का स्टेटस एक जैसा होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब हमने जस्टिस सुनिश्चित कर दी, जब हमने ये कह दिया कि हर एक व्यक्ति की स्थिति एक जैसी है, इसका मतलब सबका स्टेटस एक जैसा है और हर एक व्यक्ति को अवसर की समानता दी जाएगी। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाएगा कि हर एक व्यक्ति बराबरी से कंपटीशन कर सके। जहां तक बात होती है राजनीतिक समानता की, इसका मतलब है कि सबको बराबर नागरिकता, सबको वोट का अधिकार। आर्थिक समानता का मतलब है समान काम के लिए समान वेतन। सामाजिक समानता का मतलब है वस्तुओं और अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का उचित और समान मौका, यानी कि कोई भी अवसर निकले, चाहे वो एग्जाम से किसी नौकरी को पाना हो या कोई सरकारी टेंडर है इसको भरने की सुविधा हो, हर एक चीज में समान अवसर की व्यवस्था की जाएगी और उन परिस्थितियों का निर्माण किया जाएगा कि सब लोग एक जैसे प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में कर सके। और इसी व्यवस्था को सही करने के लिए हमने आरक्षण तक की व्यवस्था की है, क्योंकि समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। असमान परिस्थिति में रहने वाले लोग समानता के साथ नहीं रह सकते हैं। एक व्यक्ति गांव में रह रहा है, उसके पास कोई सुविधाएं नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई कोचिंग नहीं है, कोई बेहतरीन टीचर उसको नहीं मिला है। दूसरा बच्चा बहुत अच्छे शहर में रह रहा है, वहां पे उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हैं। अब दोनों अगर एग्जाम में एक बराबर नंबर पाते हैं तो ये क्लियर है कि जो कम साधन संपन्न है, गरीबी में रह रहा है, उसको ज्यादा प्रायिकता मिलनी चाहिए। यानी समानता सुनिश्चित करने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस व्यक्ति की परिस्थितियों में क्या अंतर रहा है। तो पूरी तरह से समानता की भी पॉजिटिव धारणा रखी जाती है और ये समानता समाज में किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति से भी संबंधित है। यानी भारत में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसको कोई प्रिविलेज दिया जाए कि जिसके कुछ विशेषाधिकार सुरक्षित हो। यानी ये समानता हर तरह से संपूर्ण होगी। इसकी गारंटी कौन देता है? हमारी उद्देशिका देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला शब्द है बंधुत्व और इसी बंधुत्व से हमारी उद्देशिका राष्ट्र की एकता और अखंडता, और व्यक्ति की गरिमा, ये दोनों ही चीजें सुनिश्चित करना चाहते। अब बंधुत्व शब्द का मतलब होता है आपसी भाईचारा, ब्रदरहुड। अब अगर भारत के सभी लोगों में कन्याकुमारी से मद्रास तक कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक, भारत के हर कोने में रहने वाला भारतीय नागरिक एक दूसरे को किसी न किसी रास्ते से राष्ट्रवाद के कारण या एक देश का नागरिक होने के कारण भातृत्व भाव हो सबके अंदर, तो ये क्लियर है। इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो जाएगी। इसको समझने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉब्लम है व्यक्ति की गरिमा।
यानी ऐसा बंधुत्व की का भाव प्रस्तावना प्रदर्शित करना चाहती है, बताना चाहती है, विकसित करना चाहती है लोगों में, जिससे व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो कन्फर्म हो जाए। ये कैसे होगा? अगर भ्रातृत्व का भाव सबके अंदर है कि देश का नागरिक होने के कारण सबके सब एक जैसे हैं, तो भेदभाव होगा कैसे? व्यक्ति की गरिमा को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचती है जब उसे अकारण हीन समझा जाता है। अकारणहीन, जिसमें उसका कोई बस नहीं, किसी का रंग कैसा है, कोई किस जाति में पैदा हो गया, कोई किस धर्म में पैदा होगा, ये सारी चीजें व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं। इसके बावजूद जब जो है किसी को कमजोर समझा जाता है, किसी को बुरी कंडीशन में नीचा अपने से समझा जाता है, तो व्यक्ति की गरिमा को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचती है। इसीलिए हमारी उद्देशिका यह लक्ष्य लेके चलती है कि हम ऐसा बंधुत्व का भाव सबके अंदर विकसित करना चाहते हैं जिससे व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो जाए। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात, हर जगह रहने वाला प्रत्येक भारत का नागरिक एक दूसरे को अपने जैसा समझेगा, अपना भ्रातृत्व भाव उसके अंदर होगा, तो फिर एक दूसरे से भेदभाव होगा कैसे? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अभाव होगा कि नहीं? और जैसे ही ये बंधुत्व का भाव सबके अंदर होगा, ये व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो जाएगी, और यही बंधुत्व जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी मजबूत करने का काम करेगा। ये हमारी उद्देशिका का सबसे महान लक्ष्य है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि अगर 4 पिलर हैं, हमारी उद्देशिका के 4 पिलर हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। इन चारों पिलर पे हमारी उद्देशिका निर्भर है। यानी ये चारों ही चीजें जो है विकसित करना है अपने लोगों में, अपने लोगों को देना चाहती है। इनमें 3 पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और इन तीनों को व्यवस्थित करने का सबसे ज्यादा बोझ जो है बंधुत्व पर है, इसको सबसे कम महत्व दिया जाता है। यही हमारी पॉलिटी की असफलता का कारण है। जो प्रॉब्लम्स हम आज फेस कर रहे हैं, जगह जगह क्षेत्रवाद की समस्या, आपसी जातिवाद की समस्या, धर्म के आधार पर अलगाव की समस्या, अमीर और गरीब के बीच असमानता की समस्या, ये सारी चीजें इसीलिए है क्योंकि फ्रेटर्निटी या बंधुत्व पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर का भी ये कहना था कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इन तीनों की ट्रिनिटी से ही हम अपने देश की संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने स्वतंत्रता पे जरूरत से ज्यादा जोर दिया और समानता को महत्व नहीं दिया, इससे क्या होगा? विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बन जाएगा। और अगर ये दोनों चीजें सिक्योर करके हम अपने लोगों में बंधुत्व का भाव नहीं उत्पन्न कर सके, तो अल्टीमेटली क्या होगा? देश के लिए ही ये खतरनाक हो जाएगा। तो हमारे संविधान का जो उद्देश्य है, हमारे संविधान के निर्माता अंबेडकर जी, इनका भी ये मानना था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की ट्रिनिटी एक जैसा डेवलपमेंट होगा, तभी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये एक प्रश्न हमेशा से उठता रहा, जब संविधान में संशोधन किया गया, इंदिरा गांधी ने संशोधन किया 1976 में, 42वें संशोधन, पहली बार और अंतिम बार संशोधन हुआ। अब केस दर केस अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है कि नहीं हमारा प्रेमबिल, इसके बारे में, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेरूबारी यूनियन का केस था 1960 में, इसमें कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी संविधान का पार्ट नहीं है। और अगर संविधान का पार्ट नहीं है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हो सकता है। ये पहला विचार था सुप्रीम। लेकिन केशवानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इससे उल्टी राय व्यक्त की। इसके पीछे रीजन क्या था? प्रश्न ये उठा था कि क्या उद्देशिका में भी संशोधन हो सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है, इसके साथ ही साथ क्या उद्देशिका में भी संशोधन हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने
जाकर देखा कि उद्देशिका को संविधान में शामिल करने का प्रोसेस क्या था। तो ये पाया गया कि जिस वोटिंग प्रोसेस से, जिस आम सहमति या कंसेंसस के प्रोसेस से कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक आर्टिकल संविधान में शामिल किया गया, उसी प्रोसेस से प्रीएम्बल को भी शामिल किया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रोसेस एक जैसा है, प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में रखने से पहले पर्याप्त बहस की गई, उसके ऊपर आम सहमति बनाई गई, उसके बाद उसको शामिल किया गया, तो इसको भी संविधान का पार्ट मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और अब यदि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। और इसी के कारण जो है 1976 में, जैसा कि मैंने बताया, तो इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन ने संविधान में 3 शब्द नए जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को संशोधन करके जोड़ा गया। तो आज की कंडीशन क्या है? ये 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी बेंच है आज तक की केशवानंद भारती केस में, और इस केस में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। तो अब यह माना जाता है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है और संसद इसमें कोई भी संशोधन कर सकती है। तो हमने आज की क्लास में फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का दर्शन देखा। अब अगला चैप्टर हम लोग फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।